लॉ इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ये रीडिंग है तीर्थंकर रॉय एंड ए स्वामी के द्वारा। ये पूरी रीडिंग की रिकॉर्डिंग है। अ, इसको हम फिर से एक बार पूरी तरीके से देखते हैं। पैराडॉक्स इन इंडियन लेबर मार्केट है। क्या पैराडॉक्स है? पैराडॉक्स ये है कि एक ओर पे तो बॉन्डेड लेबर है और दूसरी ओर पे प्रोटेक्टेड लेबर। बॉन्डेड लेबर है जैसे कि अ, आपने किसी से अगर उधार ले लिया हो पहले, तो पूरी फैमिली एंड जनरेशंस उसकी, उस फैमिली की, उस इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है। और दूसरी ओर एक प्रोटेक्टेड लेबर है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट में काम करता है। उसके पास लॉज हैं। अगर उसके राइट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक ही मार्केट में दो तरह के बिल्कुल ऑपोजिट काइंड ऑफ लेबर, दे आर इंटरैक्टिंग एंड दे आर को एग्जिस्टिंग। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इन बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स को देख रहे हैं, जो कि पूरे की पूरी वर्कफोर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ना तो वो जो कि बॉन्डेड लेबर है वो बहुत बड़ा पार्ट है टोटल वर्कफोर्स का, और ना ही वो जो कि प्रोटेक्टेड लेबर है वो भी बहुत बड़ा पार्ट है वर्कफोर्स का। वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का, जिसके पास ना तो प्रोटेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड लेबर की तरह, और ना ही वो बॉन्डेड लेबर है, ना ही उसको उस तरह की कोerशन का सामना करना पड़ता है जो कि बॉन्डेड लेबर को करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके पास कोई राइट्स भी नहीं। उस अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स को बहुत कम वेजेस दिए जाती हैं, और उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम तीनों के लिए ही क्या कर रहे हैं? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ये देखा गया कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको जिस तरह की पहले प्रोटेक्शन दी जाती थी, वो प्रोटेक्शन अब कम हो गई। राइट। उतने राइट्स नहीं रहे उनके पास। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान गया पॉलिटिकल पार्टीज का। वो कहते हैं बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसकी ओर ध्यान दो, और अगर हमने इनको खुश करा तो हम बार बार चुन के वापस आ सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पास कराया गया। इसमें कुछ ऐसा था कि आप 100 दिन का काम आपको गवर्नमेंट गारंटी कर रही है, एक रूरल हाउस होल्ड को। और अगर वो नहीं दे पाती है, इट इज जस्टिसाइबल, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया देखो, इन्होंने 100 दिन का वादा करा था, इन्होंने नहीं दिया मुझे काम, मुझे काम नहीं दिया तो मेरे पास पैसे नहीं आए। अब मुश्किल ये हुई है कि जो जो नया तरीके का जो शिफ्ट आया है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में, कि हमको इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी बहुत ध्यान देना है, इस शिफ्ट की वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीगल सिस्टम्स क्रिएट हो गए। एक तरह का लीगल सिस्टम वो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था, और दूसरा तरह का लीगल सिस्टम वो है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को क्या चाहिए? उसको लॉ से कुछ ऐसा चाहिए कि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या चाहिए? उसको ये तो पता है कि देखो, मेरी जॉब तो ऐसा सिक्योर्ड नहीं है, लेकिन मुझे पैसा मिलता रहे। तो वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट ने, इनकम गारंटी स्कीम्स है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्कीम्स। लेकिन अब मुश्किल ये है कि बहुत तरह के लीगल सिस्टम्स। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंडियन लेबर मार्केट ने जिस तरह का रूट लिया है वो ऐसा लिया क्यों है? हम आज जो भी देख रहे हैं, उसकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर होती है। तो अगर हमको ये देखना है कि इंडियन लेबर मार्केट इस तरीके से इवॉल्व क्यों करा है, हमको हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो लेबर सिस्टम थे वो बहुत कोअर्सिव थे। उनको लेबर के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था, उनको अपना रेंट चाहिए था, उनको अपना लैंड रेवेन्यू चाहिए था।
उसके लिए उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी जमींदारों को कि आप जो मर्जी करिए, हमको तो रेंट दे देना। और उसकी वजह से जो जमींदार थे या जिनको भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, वो लेबर के ऊपर अत्याचार करते थे। राइट। और ये देखा भी क्या कि जो ब्रिटिश सिस्टम है उसने भी बहुत अत्याचार करे। कैसे? वो एक तरह के लॉज लेके आए कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा तो वो सिर्फ सिविल लाइबिलिटी नहीं, मतलब वो एक क्रिमिनल ब्रीच है, आप एक क्राइम के अंदर आ जाएंगे। इस तरह का एक एक्ट आया था, वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। तो इसे क्या दर्शाता है? वर्कर्स के पास तो वैसे ही कोई राइट नहीं है, और उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे फॉर वॉट एवर रीजन, तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी माना जाएगा। फिर आगे ऑथर्स कहते हैं कि देखिए कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनके जो कॉलोनियल लॉस थे, उनके जो फोर्स लेबर की जो जो प्रैक्टिसेस थी, वो क्या वो रही इंडिपेंडेंट इंडिया में भी? एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ करा गया इंडिपेंडेंट इंडिया में। आर्टिकल 23 कहता है कि जो फोर्स्ड लेबर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कोई भी किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। 1976 के अंदर एक एक्ट पास हुआ, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट। उसमें कहा गया आज के बाद कोई भी बॉन्डेड लेबर अगर पहले कहीं भी है, वो सब खुले हो गए, वो सब छूट गए, वो सब फ्री हो गए। और उसी एक्ट के अंदर इन फ्रीड लेबर को रिहैबिलिटेट करने की भी बात थी। अब मुश्किल ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए बॉन्डेड लेबर को फ्री कराया गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसको उसको इंप्लीमेंट कैसे कर, कौन प्रूफ करेगा कि कोअर्शन हो रहा है? वो लोग जो इतने सालों से कोअर्शन को झेल रहे हैं, वो जाके कहेंगे अपने उस मालिक के खिलाफ कि इसने हमारे को कोअर्शन करा, और गवर्नमेंट उनको पैसे भी दे देगी, इन कोर्स वर्क कुछ नहीं हो। और दूसरा, कोअर्शन को प्रूव कैसे करोगे कि इसने मारा या जो जो मर्जी जिस भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी तरह से कोअर्शन करा? कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। फिर आपका टेक्स्ट ये भी कहता है कि जो वर्कर्स है ना, ये देखने में फ्री लग रहे थे इस एक्ट के बाद, लेकिन एक्चुअली वो थे नहीं फ्री। उनको रिहेबिलिटेट करने की बात तो करी गई थी, लेकिन रिहेबिलिटेट वो हुए नहीं, उनको वापस उन्हीं मालिकों के पास वापस जाना पड़ता था पैसों के लिए। वो इकोनॉमिकली कोर्स्ड थे। एक केस आया था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, उसने इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत रोशनी डाली थी। अगर आप इंडिया को देखें तो वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। बिल्कुल, लेबर सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है कि मेरी इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स ज्यादा हैं लेकिन जॉब्स कम है। और ये डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। अब अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ने कैसे शो करी कि देखो हाँ, हम तुम्हारी इंप्लॉयमेंट के लिए अकाउंटेबल हैं, तो हमने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास करा है, देख लो। और गवर्नमेंट्स की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एक एक मेन मुद्दा बन गया उनके लिए, एक डेवलपमेंटल मुद्दा बन गया कि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास करके ये शो करा है कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग वेलफेयर ऑफ पीपल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है टू ग्रेजुअली एक्सपैंड द लीगल राइट्स। अब उसमें तीन चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे, कि आप देखेंगे तो लीगल सिस्टम रिलीफ से राइट्स की ओर गया है। आप देखेंगे तो लीगल सिस्टम में कोअर्स्ड वर्कर्स से प्रोटेक्टेड वर्कर्स की ओर गए हैं। आप देखेंगे तो लीगल सिस्टम इनफॉर्मल पॉलिसी से फॉर्मल लीगल एंटाइटलमेंट की ओर गए। सबसे पहले रिलीफ से राइट की ओर कैसे गए?
तो अगर आप ध्यान दें तो जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर बहुत फेमिन्स होते थे, उनको कोई इससे मतलब थोड़ी था कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को आराम से खाना मिल जाए, तो जो रोड्स बना रहे हैं उससे हम ऐसा कुछ कर लें कि जहां पे स्केर्सिटी है और जहां पे अबंडेंस है वहां से चीजें लेके स्केर्सिटी वाली चीजों जगहों पे लेके चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं करना था। इनिशियली तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम तो लाइसेंस फेयर पॉलिसी अपनाते हैं भैया। लाइसेंस फेयर पॉलिसी अपनाने का मतलब होता है कि हम तो मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट में जो भी डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो जाएगी, हम ज्यादा मार्केट की चीजों में इंटरफेयर नहीं करते, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती। अब उसका नुकसान क्या हुआ? फेमीन्स हो गए। और जब फेमीन्स हो गए तो अब गवर्नमेंट इतना चुप नहीं बैठ सकती, तो गवर्नमेंट ने कहा कि वी विल इनिशिएट पब्लिक वर्क्स एट लो वेजेस, मतलब हम गवर्नमेंट के ही पेरोल पे रखेंगे लोगों को, हालांकि हम वेजेस कम देंगे लेकिन ठीक है। वेजेस मिल जाती थी तो कुछ इनकम बढ़ जाती थी, तो जो फेमीन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। एंड दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ द फेमीन कोड 1880। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसकी वजह से 1947 के बाद कोई मेजर फेमीन्स नहीं हुए। इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई मेजर फेमीन्स नहीं हुए। 1970 में ड्राउट आया था महाराष्ट्र में, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक्शन लिया और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चालू करे और उसकी वजह से कोई फेमीन हुआ नहीं। महाराष्ट्र प्रोग्राम जो था उसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी करा गया 1977 में। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, उसमें कुछ ना कुछ करप्शन तो रहता ही रहता है। बट एट द सेम टाइम इस प्रोग्राम की वजह से रूरल एसेट्स बने, लोगों को इनकम गई रूरल एरियाज में, और जो विमेन है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड हुई, उनको अपने राइट्स पता लगे, तो अच्छी चीज भी थी। सो यू अंडरस्टूड हाउ दिस मूव फ्रॉम रिलीफ टू राइट, फ्रॉम प्रोग्राम टू लीगल एंटाइटलमेंट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जब पास हुआ, हाँ, तो मनरेगा ने एक तरह की लीगल गारंटी दी कि 100 डेज का वर्क हम देंगे रूरल हाउस होल्ड्स को। सो दिस मेड एम्प्लॉयमेंट अ राइट, एक राइट था। आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा राइट नहीं फुलफिल हो रहा, हमारे को इतनी गारंटी दी गई थी इस एक्ट में, हमारे को नहीं मिला। ये कोई सिर्फ स्कीम नहीं है। फिर दूसरी तरीके से लीगल सिस्टम कैसे एक्सपैंड हुआ है? वी मूव फ्रॉम कोअर्स्ड वर्कर्स टू प्रोटेक्टेड वर्कर्स। हुआ क्या, जो गवर्नमेंट थी ना वो जैसे इन एक्ट्स के अंदर जो वेजेस थी उनको लो रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही, इस एक्ट के पास होने से पहले ही एक कभी रूलिंग दी थी 1983 में, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, कि आप मिनिमम वेजेस से नीचे अगर वेज देते हैं तो आप फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं, और फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं कर सकते कि ठीक है ठीक है हम मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस तो देनी ही, और ना ही सिर्फ वो, गवर्नमेंट ने नॉन फेमिन ईयर्स के अंदर इन वेजेस को बढ़ाया भी। अब कहोगे इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, ये जो रूरल लोग थे जिनको ये वेजेस मिल रही थी, थोड़ी सी बढ़ी हुई वेजेस मिल रही थी, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। आप जब किसी और एम्प्लॉयर के पास जाएंगे आप कहेंगे नहीं कि देखो गवर्नमेंट ही हमारे को इतना दे रही है तो आप इससे कम कैसे दे सकते हो। लाइक आई मीन दिस इज अ गुड थिंग, राइट? सो इन अ वे गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोटेक्शन दी है ना, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा के। बहुत सी जो बेनिफिशियरीज थी इस एक्ट की वो विमेन भी थी, सो दे बिकेम पॉलिटिकली अवेयर, उनको अपने राइट्स पता लगे, उनको पता लगा कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है। तो अगर हम इस तरह की पार्टी को वोट करेंगे जो इस तरह का एक्ट ला सकती है, तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस। और फ्रॉम इनफॉर्मल पॉलिसी टू फॉर्मल लीगल प्रोटेक्शंस की ओर, इस तरह से किस तरह जो लीगल राइट्स है आपके एक्सपैंड हुए। जब इंडिया
आजाद हुआ तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी पास हुआ। उस केस में ना, तो उस समय की बात है, बहुत शुरू की बात है, तो वेजेस वर एडमिनिस्टर्ड, वो मार्केट डिटरमिन नहीं थी। हो सकता है मार्केट तो ये कहे कि मिनिमम वेज से भी कम दे दो, तो ये नहीं था, एडमिनिस्टर्ड थिंग, पर्टिकुलरली इन द पब्लिक सेक्टर। इस तरह का लीगल प्रोटेक्शन था ना। लेकिन 1991 रिफॉर्म्स के बाद जो बहुत से इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी कहा देखो यार, ये ना बहुत ज्यादा लॉज है लेबर के, आप किसी को फायर नहीं कर सकते, किसी को निकाल नहीं सकते आराम से, आपको अगर क्लोज डाउन करना है तो भी आपको गवर्नमेंट की नॉड की जरूरत है। तो भैया ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ये किस तरह की लिबरलाइजेशन है। हाँ, तो और दूसरे एंड पे ट्रेड यूनियंस थी, वो कहती थी कि हमको नहीं चाहिए कोई रिफॉर्म वगैरह, बिकॉज अगर रिफॉर्म्स आएंगे तो आप तो कह रहे हैं कि आप वर्कर्स को आराम से निकाल सकते हैं सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, राइट। सो यू सीइंग हाउ डायनामिक्स वर चेंजिंग। और मेनली जो ये यूनियंस होती थी, दे वर ऑफन लिंक्ड टू सर्टेन काइंड ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वो राइवलरी क्रिएट करती थी, फ्रेगमेंटेशन होता था। अ, उनको इससे मतलब था कि लोग एम्प्लॉयड हो जाएं, स्किल बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अ, और अनस्टेबल लेबर रिलेशंस, राइट। एंड देन केम, अब ये और इसको गहराई से देखने की बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन पैराडाइम था वो कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, जो ओल्डर लेबर रिजाइन था वो कैसे चेंज हुआ धीरे धीरे। हाँ, हाँ। कि जो पहले विच had emphasized job security for the organized sector workers in exchange for industrial discipline and limited competition, तो कैसे चेंज हुआ अगर आप देखें तो 19 फेजेस आए। 1970 से 91 के बीच में इट वाज अ कोलैप्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉम्पैक्ट। जो पहला का जो पहले के ईयर्स के अंदर एक तरह का जो सिस्टम था वो ये था, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं तो मुझे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी कंपटीशन से, मेरे लिए बढ़िया, राइट। तुम अगर एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट कहती थी तुम्हारे को जॉब सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारे लिए भी बढ़िया, मुझे कंपटीशन का डर नहीं, तुम्हारे को इसका डर नहीं कि तुम्हारे को कोई जॉब से निकाल सकता है, राइट। तो इसका क्या फायदा, इसका क्या नुकसान हुआ, मुझे कंपटीशन का डर नहीं तो मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करूंगा, तुम्हें जॉब से निकलने का डर नहीं तो तुम आउटपुट बढ़ाने के लिए क्यों कोई भी एफर्ट एज सच लगाओगे। तो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आने लगा, और क्योंकि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आने लगा तो ये इस तरह का रिलेशन ना वायबल नहीं रहा, ये नहीं चलेगा। फिर देर वॉज एन ओवर रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 40 तरह के लॉज थे। वो 40 लॉज ऐसे थे जो कि वर्किंग आवर्स को कवर कर रहे थे, इसके ऊपर भी लॉ था, ले ऑफ्स पे लॉ था, वर्कर्स की सेफ्टी पे लॉ था, इतने सारे लॉस थे। सो और 1982 अमेंडमेंट भी हुआ एक, जिसमें कहा गया कि जो फर्म्स, जिन फर्म्स में 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, अगर उन फर्म्स को क्लोज होना है या उन फर्म्स को वर्कर्स को ले ऑफ करना है तो उनको गवर्नमेंट की नॉड की जरूरत है, गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। अब ये कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, राइट। सो एक तरह का एम्प्लॉयर डिससेटिस्फैक्शन आने लगा था। हम्म, हाँ। फर्म कहते थे हमारे लिए वायबल ही नहीं है काम करना, हम यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने और प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बैठे हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच फर्म्स यूज्ड टू आस्क। एक तरह का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है वो खराब होने लगा था, स्ट्राइक्स बढ़ गई, मेजर स्ट्राइक्स हुई, जूट में, टेक्सटाइल्स में, इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज ने कहा कि देखो हम तो काम नहीं कर पाएंगे ऐसा,
राइट। हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है ये। एंड हमको कुछ रिफॉर्म्स तो चाहिए। देयर वाज अ मैसिव breakdown in the labor government coordination also, particularly in the Bombay strike. 2 लाख वर्कर स्ट्राइक पे चले गए 18 महीनों के लिए। कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ना जुडिशरी सॉल्व कर पाई, ना प्रेस सॉल्व कर पाई, ना गवर्नमेंट सॉल्व कर पाई, कोई नहीं। कोई भी। मैसिव जॉब लॉसेस हुए। कोई लीडरशिप नहीं थी एज सच। सो आई मीन यू वुड एक्सपेक्ट कि अब इसके बाद तो कोई लेबर रिफॉर्म होगा। कोई रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था भैया इसको टच मत करो, लेबर सेक्टर को टच मत करो ज्यादा। बिकॉज जहां तुमने लेबर रिफॉर्म करने की कोशिश करी तो इतना बड़ा एक गुट है, एक ग्रुप है जो कि आपसे नाराज हो सकता है, और वो हमारे लिए पॉलिटिकली वायबल नहीं है। तो जॉबलेस ग्रोथ होने लगी। कम एम्प्लॉयज के साथ ही आउटपुट बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव कर ही रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा कोई बहुत बड़ा लीगल रिस्क नहीं लिया है। 1991 से 2016 में कुछ चेंजेस हुए। आपको पता ही है 1991 में लेबर रिफॉर्म्स, सॉरी, लिबरलाइजेशन हुआ। एक बात ये समझने की है, लेबर लॉ के रिफॉर्म्स प्रायोरिटी नहीं थे इनिशियली। कोई उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। मार्केट्स को ओपन अप करा गया था, बट कोई ऐसा डायरेक्ट रिफॉर्म नहीं आया। सो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल करिए लेबर मार्केट को। आप क्लोजर करने की उनको उनको ताकत दीजिए। हर चीज के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। आप डाउनसाइजिंग करने की उनको ताकत दीजिए। अगर उनको आ, नहीं देंगे आप ये सब चीजें, तो वो मार्केट एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे। दिस व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट आल्सो सेड इन दैट। यही समय ये भी था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का राइज होने लगा। आपको पेरोल पे नहीं रखा जाता था, आपको कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया जाता। बस इसी समय तक के लिए आप हैं, उसके बाद आप निकल जाइए। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है बट जॉब सिक्योरिटी एज सच नहीं। एक सेट ऑफ वर्कर्स होंगे जो पेरोल पे हैं कंपनी के, वो कोर वर्कर्स। दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स हैं जो आएंगे जाएंगे, कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए आएंगे फिर जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ी वीआरएस की स्कीम भी बढ़ानी चालू करी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स को, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजें चालू हुई। इन अ वे तो आप क्या सोच रहे हैं कि इन सबसे क्या हुआ? एक तरीके का डाउन साइजिंग हुई, बहुत बहुत क्वाइटली हुई। ऐसा नहीं कह रहे थे कि आप रिजाइन कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप अपने आप से रिजाइन कर रहे हैं। यू आर इंसेंटिवाइज टू डू दैट। यूनियन पावर भी थोड़ी सी वीकन हुई थी। ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स आ गए थे, उनके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं थे। विमेन आ गई थी, उनके पास भी ऐसा कोई राइट्स एज सच नहीं थे। बहुत कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होने लगा, बहुत प्रोटेक्टेड नहीं थे वर्कर्स। और फिर फेज 3 के अंदर देवर सिलेक्टिव रिफॉर्म्स। अब कुछ रेजिस्टेंस भी था फ्रॉम 2016 टू 19। रिट्रेंचमेंट अभी भी था। रिट्रेंचमेंट के जो बैरियर्स थे वो भी थे। जैसे चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वो ये कहता था ना कि 100+ वर्कर्स को निकालने से पहले आपको, या क्लोज करने से पहले ऐसी फर्म को, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। वो अभी भी है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड 44 लेबर कंप्लाइंस जो थी, वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा स्केयर करती है कि भैया क्यों आए ऐसे मार्केट में जिसमें इतने सारे लेबर लॉ कंप्लाइंस का मैंडेट है।
सो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत डिटर्ड हो जाते हैं फिर आने में, जैसे कि कौन आए इस तरह के मार्केट में। स्टेट्स ने थोड़ा सा ना ट्वीक करना स्टार्ट करा फ्रॉम 2016-18 में, कुछ एस्केप रूट्स भी देने चालू करे। जैसे कि महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उसमें कहा गया कि लीगल कवरेज ना उनको मिलेगी जिनकी फर्म में 300 लोग। अब जैसे 100 लोगों वाली फर्म को आप फिर भी बंद कर सकते हो, लेकिन 300 लोग वाली फर्म के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। तो आपने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया ना, सो यू मूव फ्रॉम 100 to 300 वाला थ्रेश होल्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंप्लायंस रिलीफ दिया, जैसे स्टार्टअप्स हैं या कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कहा ठीक है, वी विल गिव यू सम रिलीफ। आप अगर सारे के सारे लॉज को, इतने सारे लेबर लॉज को अगर आप मान नहीं भी सकते तो भी वी विल गिव यू सम रिलीफ, डोंट यू वरी। एक तरह का जुडिशियल रेजिस्टेंस भी देखा गया टू कॉन्ट्रैक्ट जॉब कन्वर्जन। एक केस हुआ था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स 2001। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है रेगुलर जॉब्स में। कन्वर्जन राइट नहीं है कि आप ये कहें कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हूं, अब मेरे को रेगुलर वर्कर बनना ही है, तो मेरा राइट है। राइट कुछ नहीं है, राइट। दिस व्हाट सुप्रीम कोर्ट से। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जॉब को रेगुलर जॉब में कन्वर्ट करने के लिए जुडिशियल रेजिस्टेंस भी था। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए बढ़िया था, लेकिन एम्प्लॉय के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। अब 2018 के आते आते तक ना आपको बहुत सारी मीडिया, बहुत सारी एकेडमिक स्टडीज ने भी ये बताना चालू करा कि बहुत सारी नॉन स्टैंडर्ड जॉब आ गई है मार्केट में, जिनका एक फिक्स टर्म होता है, 1 साल की जॉब है, कैजुअल जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि जॉब क्वालिटी फेल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। पब्लिक फेथ इन लेबर लॉज देवर आल्सो डिक्लाइनिंग। तो सारा कुछ काम फर्म्स के लिए ही कर रहे हैं, लेबर के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर लॉज के जो कोड थे उनको लेकर आए, राइट, टू कंसोलिडेट एंड सिंप्लीफाई लेबर लॉज। और उसमें से जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है उसकी तरफ बहुत रेजिस्टेंस हुआ, राइट। मतलब उसमें देखा गया था कि जो सीन एज एन अटैक ऑन यूनियन राइट्स। सिंप्लीफिकेशन वो कहते हैं कि हो सकता है लाइकली भी हो आने वाले टाइम में इसको और सिंप्लीफाई करने, गवर्नमेंट में रिफॉर्म लॉज, बट फायरिंग प्रोटेक्शन में स्टे इंटैक्ट। मतलब आप आराम से ऐसे किसी को भी फायर नहीं कर सकते। सो ये इन नटशेल दिस इज व्हाट द एंटायर रीडिंग इज। आप एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन के अगर आप रीडिंग पढ़ेंगे तो शायद शायद आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू, लेकिन आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। तो आप मतलब आप ये सारा लिख सकते हो, लेकिन इसको और ऐड करना चीजों को एक बार रीडिंग पढ़ के, ठीक है बेटा? सो आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।